ये कब्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी है। और आज यहाँ पे आने का मकसद बहुत ख़ास है क्योंकि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश है। यानी आज के दिन ही 1888 में हिजाज़ की सरजमी पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई थी। हिजाज़ आज के डेट में सऊदी अरब में है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मौलाना आज़ाद सऊदी नागरिक थे। नहीं, बेसिकली 1857 में अंग्रेज़ों ने जब दिल्ली पे कब्ज़ा किया था तो सबसे पहले यहाँ की सारे आबादी को निकाल बाहर कर दिया था, क्या हिंदू क्या मुसलमान। फिर धीरे धीरे उन्होंने हिंदू आबादी को लेना शुरू किया, फिर मुसलमानों को, और लगातार ऑट्रोसिटी कर रहे थे। तो मौलाना आज़ाद के जो वालिद थे एक नौजवान आलिम थे, वो अंग्रेज़ों से परेशान होकर हिजाज़ की तरफ कूच कर गए। इस तरह से मौलाना आज़ाद की पैदाइश हिजाज़ की सरजमी पे हुई और कुछ साल के बाद मौलाना आज़ाद का परिवार हिंदुस्तान आया। ये लोग उस समय भारत की राजधानी यानी कलकत्ता शिफ्ट हुए। यहीं मौलाना आज़ाद की पढ़ाई लिखाई का सिलसिला शुरू हुआ। चूँकि मौलाना आज़ाद एक बहुत बड़े आलिम, एक बहुत बड़े पीर की औलाद थे, इस वजह कर बहुत सारे उलमाए कराम उन्हीं के घर पे आकर पढ़ाया करते थे। इस वजह कर मौलाना आज़ाद की जो पूरी पढ़ाई है वो घर पर हुई। मौलाना आज़ाद ने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी, अरबिक, बंगाली और दीगर कई ज़ुबान सीखी और उस ज़माने के बड़े बड़े उलमाओं ने इनको दर्स दिया, उनसे इन्होंने सीखा और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब लोग कहते हैं कि 13 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद न्यूज़पेपर के एडिटर थे। तो ये उनकी एक खूबी है। इसके अलावा अगर आप मौलाना आज़ाद की किरदार को देखेंगे तो मौलाना आज़ाद ने 16 साल की उम्र में नदवतुल उलमा जैसी संस्था में अपनी सेवाएं दी और यहीं से शुरू होता है मौलाना आज़ाद का वो कैरेक्टर जो उन्हें पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में मशहूर करता है। मौलाना आज़ाद ने बहुत सारी किताबें लिखी, कुरान शरीफ का तफसीर लिखा और बहुत सारे काम किए जो अपने उम्र के लोगों के लिहाज से काफ़ी बड़ा काम था। मौलाना आज़ाद इसी बीच पढ़ाई के सिलसिले में काहिरा यानी मिस्र जाते हैं। वहाँ के रेवोल्यूशनरी से उनकी मुलाकात होती है, टर्की जाते हैं, वहाँ के लोगों से वो मिलते हैं और इसी बीच में वो आते हैं हिंदुस्तान। तो उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो क्रांतिकारी गतिविधि में पीछे हैं। इसी बीच में बंगाल में अनुशीलन समिति जैसे कुछ संस्थान काम कर रहे थे जिन्हें राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और आमतौर पर उन्हें मुस्लिम विरोधी माना जाता है। उनके नेता थे अरबिंदो। मौलाना आज़ाद उनसे जाके मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, उनसे दोस्ती होती है। इसके बाद मौलाना आज़ाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है हिजबुल्लाह और मौलाना आज़ाद ने यहीं से हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करना शुरू किया जो उनके आखिरी सांस तक कायम रहा। तो मौलाना आज़ाद ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई उससे फिर प्रेरित होकर उन्होंने एक अखबार निकाला काजी अहमद हुसैन साहब की मदद से। उसका नाम था अल हिलाल। अल हिलाल में जो आर्टिकल उन्होंने लिखा वो आज भी मतलब अलग लेवल पे है। लोग उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर PhD होती है। वो एक नुमाया चीज़ है। अंग्रेज़ उससे घबरा गए, उस पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद मौलाना आज़ाद ने अल बलाग निकाला, उस पर भी अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगा दी। इसके बाद मौलाना आज़ाद को नज़रबंद करके रांची में कैद किया गया। जब मौलाना आज़ाद मस्जिद में खुतबा देने जाते थे, जब मौलाना आज़ाद अपना प्रवचन देना जाते थे मस्जिद में, तब उनके खुतबा को, तब उनकी तकरीर को सुनने के लिए रांची के हिंदू भी मस्जिद में आने लगे। ये 1917, 18, 19 की बात है। ये अपने में यूनिक चीज़ है। और जब 1917 में गांधी जी बिहार की सरजमी पे आए थे तो वो मौलाना आज़ाद से भी मिलना चाहते थे। तो ये मौलाना आज़ाद की लियाकत, उनकी शख्सियत को बताने के लिए काफ़ी है। फिर 1920 का दौर आता है, जमीयत उलमा उनकी बुनियाद पड़ती है, जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद पड़ती है। इसके बुनियाद डालने में मौलाना आज़ाद का एक अहम रोल, एक अहम किरदार है। इसके बाद मौलाना आज़ाद ने एक संस्था की बुनियाद डाली, उसका नाम है इमारत-ए-शरिया। इमारत-ए-शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड में मुसलमानों के मुद्दे को देखता है। तो मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में ही इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पड़ती है। तो ये मौलाना आज़ाद की शख्सियत बता रहा हूँ मैं, कितने कम उम्र में उन्होंने कौन कौन से काम को अंजाम दिया है। और इसी बीच उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो उनके जो कोर्ट में जो दलील है वो कौल फैसल के नाम से बहुत मशहूर है। अभी एक साहब ने उसके ऊपर किताब भी लिखी है। कौल फैसल में जो उन्होंने अदालत की नाइंसाफ़ी को जिस तरह से पेश किया है वो अपने में यूनिक है। तो ये मौलाना आज़ाद की शख्सियत है। तो मौलाना आज़ाद लगातार काम कर रहे होते हैं। 1923 में सबसे कम उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जो काम किया वो यूनिक है, नुमाया है। इसके बाद ये सारा दौर चलता है। अलग अलग दौर में मौलाना आज़ाद रेगुलर हिंदुस्तान के अलग अलग जेलों में कैद रहते हैं, अलग अलग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और ये पूरा सिलसिला चलता रहता है, लिखने पढ़ने का भी, जेल जाने का भी, जंग आज़ादी में हिस्सा लेने का भी।
और फिर 1937 का चुनाव होता है तो उसमें कांग्रेस को जितवाने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार था, एक बहुत बड़ा रोल था। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जब 1940 में मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की मांग यानी पाकिस्तान की डिमांड को पेश किया लोगों के सामने, जो जिसको लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं, तो मौलाना आज़ाद ने उसकी खुल के निंदा की। फिर 1940 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। रामगढ़ सेशन में लंबे समय तक 1946 तक कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट रहे। और इस बीच में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया। उन्हीं की वजह कर क्विट इंडिया मूवमेंट एक कितना बड़ा मूवमेंट बना, जिसमें हिंदुस्तानियों ने बहुत बड़ी शहादत देके हिंदुस्तान को आज़ाद करने में एक अहम रोल अदा किया। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट से आज़ाद हिंद फौज को भी बहुत मदद मिली, क्योंकि अंग्रेज़ों का रसद रोक दिया गया था। अंग्रेज़ों को बहुत सारी चीज़ों से मतलब इंटरनल भी लड़ रहे थे, वो एक्सटर्नल भी लड़ रहे थे। तो ये सारा प्लान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सरपरस्ती में हुआ। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मौलाना आज़ाद ने किए। मौलाना आज़ाद लगातार हिंदुस्तान के बंटवारे की मुखालफत करते रहे, लेकिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कुछ लीडरों की वजह कर बंटवारे का शिकार हुआ। इसके बाद भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से मौलाना आज़ाद ने जो काम किया वो अपने में नुमाया है। जैसे IIT, IIM ऐसी संस्था हम देखते हैं, ये मौलाना आज़ाद की देन है। इसके अलावा उन बच्चों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो गाँव में रहते हैं, जिनके यहाँ पढ़ाई की कोई सहूलियत नहीं है, तो प्राइमरी स्कूल खोला, कला के बढ़ावा देने के लिए कला संस्थान खोले और दीगर इंस्टीट्यूट खोले, ताकि हिंदुस्तान हर फील्ड में आगे जाए। तो 50 की दहाई में जितना भी इदारा खुला है, सब मौलाना आज़ाद की विज़न का नतीजा है। उनके इंतकाल के बाद मौलाना आज़ाद को इस जगह पे दफन किया गया। उसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि ये जामा मस्जिद की इमारत है हमारे ठीक सामने, और यहीं के मिंबर से खड़े होकर मौलाना आज़ाद ने 1947 में जब तकरीर की थी कि मुसलमान ठहर जाओ, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम्हारे बिना इस मुल्क के मुस्तकबिल का कोई फैसला नहीं हो सकता है। जब मौलाना आज़ाद हुए तो उन्हें यहीं पे दफन किया गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है मौलाना आज़ाद के कैरेक्टर को समझने के लिए कि किस लेवल के इनकलाबी इंसान थे, किस लेवल की सोच थी। जब वो मुसलमानों के लीडर रहे तो मुसलमानों के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। जब वो कांग्रेस के लीडर हुए तो उन्होंने कांग्रेस के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। जब वो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हुए तो एजुकेशन के फील्ड में जो बेहतरीन काम वो कर सकते थे उन्होंने किया। आज हिंदुस्तान का पूरा एजुकेशन का ढांचा मौलाना आज़ाद के किए हुए काम पर ही खड़ा है। तो आज ज़रूरत है कि नेशनल एजुकेशन डे के ऊपर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खराज अक़ीदत पेश करें, उनको याद करें, खराज तहसीन दें, ताकि हमारा मुल्क इसी तरह से और तरक्की याफ्ता हो सके।